हर भाषा की ना अपनी एक बहुत गहरी और मज़ेदार कहानी होती है। आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक यानी हिंदी के सफ़र को समझने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ अक्षरों और शब्दों की नहीं है, बल्कि ये तो सभ्यताओं, साम्राज्यों और करोड़ों लोगों की कहानी है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि जो हिंदी हम सब आज बोलते हैं, उसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसका जवाब हमें हजारों साल पुरानी एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। हिंदी की पूरी कहानी को हम आसानी से 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले है प्राचीन युग, जब इसकी नींव संस्कृत के रूप में रखी गई। फिर आया मध्य युग, एक बहुत लंबा दौर जिसमें भाषा ने कई रूप बदले। और आखिर में आता है आधुनिक युग, जब जाकर हिंदी ने अपनी असली पहचान बनाई। तो चलिए इस टाइमलाइन के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत ज़रूरी होता है, और हिंदी की कहानी का आरंभ होता है उसकी महान पूर्वज यानी संस्कृत से। जी हाँ, हिंदी की जड़ें सीधे सीधे संस्कृत से जुड़ी हैं। पहले थी वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, और फिर समय के साथ विकसित हुई लौकिक संस्कृत, जिसे हम क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं, जिसमें कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाएं की। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर हिंदी का पूरा ढांचा खड़ा होना था। अब कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे समय बीता, विद्वानों की शुद्ध संस्कृत आम लोगों की रोजमर्रा की बोली से थोड़ी दूर होती गई, और बस यहीं से भाषाओं के एक महान परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। संस्कृत का रूप धीरे धीरे सरल होता गया और वो आम लोगों की भाषा में ढलने लगी। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, करीब 1500 साल लंबा था, जिसमें 3 मुख्य पड़ाव आए। सबसे पहले पाली, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बनी। उसके बाद आई प्राकृत, जिसके और भी कई क्षेत्रीय रूप थे। और आखिर में आई अपभ्रंश, जो हिंदी के जन्म से ठीक पहले वाली कड़ी है। मतलब हर अगला कदम पिछली भाषा का एक ज्यादा आसान और लोकल वर्जन था। वैसे अपभ्रंश नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। दरअसल ये नाम उस समय के बड़े बड़े विद्वानों ने दिया था। उन्हें लगता था कि ये भाषा संस्कृत के शुद्ध रूप से बिगड़ गई है या भ्रष्ट हो गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भाषा का पतन नहीं, बल्कि एक नया विकास था। एक नई भाषा के जन्म की तैयारी हो रही थी। और फिर वो पल आया जब अपभ्रंश इतनी बदल गई, इतनी विकसित हो गई कि उसे एक अलग भाषा के रूप में पहचाना जाने लगा। यहीं से हमें असली हिंदी की पहली झलक मिलनी शुरू होती है। भाषा के जानकार ये मानते हैं कि लगभग 1100 ईस्वी के आसपास पुरानी हिंदी का जन्म हुआ। ये वो दौर था जब अपभ्रंश से निकलकर एक ऐसी भाषा उभरी जिसमें आज की हिंदी के बीज साफ साफ दिखाई देते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी की उम्र लगभग 900 साल है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो जो पुरानी हिंदी थी ना, वो कोई एक भाषा नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग बोलियों का एक ग्रुप थी। तो अब कहानी का अगला अध्याय इस बारे में है कि कैसे इन कई बोलियों में से एक यानी खड़ी बोली आगे चलकर स्टैंडर्ड हिंदी बन गई। तो भाई, खड़ी बोली में ऐसा क्या खास था? दरअसल 2 बड़ी बातें थीं। पहली, इसका व्याकरण। इसके ज्यादातर शब्द आ की ध्वनि पर खत्म होते थे, जैसे आया, गया, जबकि ब्रज भाषा जैसी दूसरी बोलियों में आयो, गयो कहने का चलन था। और दूसरी और सबसे जरूरी बात थी इसकी लोकेशन। ये दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली थी, जो सदियों से भारत में सत्ता का, पावर का सेंटर रहा है। इसके नाम खड़ी बोली के पीछे भी कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है कि ये ब्रज भाषा की मिठास की तुलना में सुनने में थोड़ी खड़ी या कठोर लगती थी। कुछ मानते हैं कि खड़ी का मतलब स्टैंडिंग यानी मानक भाषा से था। और एक सोच ये भी है कि इसका मतलब खरी यानी प्योर हिंदी से था। और बस इस तरह दिल्ली के आसपास की एक क्षेत्रीय बोली ने एक बहुत लंबा सफर तय किया और आखिरकार भारत की आधिकारिक भाषा और एक वैश्विक भाषा के रूप में अपनी जगह बना ली। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये संघ सरकार के ऑफिशियल कामकाज की भाषा है, न कि पूरे राष्ट्र की एकमात्र भाषा। भारत की जो भाषाई विविधता है, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। तो सोचिए जरा, ये कितनी शानदार कहानी है। एक छोटी सी क्षेत्रीय बोली, खड़ी बोली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता के केंद्र में थी,
धीरे धीरे पूरे इलाके की लिंक लैंग्वेज बनी, फिर साहित्य की भाषा बनी और आज वो दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर खड़ी बोली, ब्रज और अवधी ये सभी एक ही भाषा की बोलियां थीं, तो फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बोली भाषा बन जाती है और बाकी सिर्फ बोलियां ही रह जाती हैं? क्या ये सिर्फ व्याकरण की बात है या इसमें राजनीति, शक्ति और समाज का भी कोई हाथ होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जो हिंदी हम रोज बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आज हम अपनी ही भाषा की जड़ों तक चलेंगे और उस एक खास बोली की कहानी जानेंगे जिसने हमारी हिंदी को वो रूप दिया है जिसे हम आज पहचानते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जो स्टैंडर्ड हिंदी आज हमारी किताबों में है, अखबारों में है, दफ्तरों में है, आखिर उसकी बुनियाद क्या है, वो आई कहाँ से? और इसका जवाब है एक क्षेत्रीय बोली जिसका नाम है खड़ी बोली। जी हां, आज की हमारी इतनी बड़ी और समृद्ध हिंदी भाषा की नींव दरअसल एक आम बोलचाल की बोली पर रखी गई है और यही बोली आज हमारी कहानी का हीरो है। तो ठीक है, अब जब नाम पता चल गया है तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये खड़ी बोली आखिर है क्या और ये बोली कहाँ जाती थी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो खड़ी शब्द है ना, इसका मतलब ही है सीधी या स्थापित। ये नाम ही इसकी पहचान बताता है। एक ऐसी बोली जो बहुत स्पष्ट थी, सीधी थी, जिसमें कोई घुमाव फिराव नहीं था। अच्छा, अब ये जो टेबल है ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है। इसकी जड़ें हैं शौरसेनी अपभ्रंश में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में पनपी और सबसे कमाल की बात, यही एक बोली आगे चलकर आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों की बुनियाद बनी। तो भाई ऐसी क्या खास बात थी इसमें जो इसे दूसरी बोलियों से अलग करती थी? देखिए, इसके ज्यादातर शब्द आ की आवाज पर खत्म होते थे, जैसे आया, गया, लड़का। इसमें एक खास ल की ध्वनि थी और बेट्टी, गाड़ी जैसे शब्दों में दोहरे व्यंजन यानी डबल्ड कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल आम था। कुल मिलाकर इसका ढांचा बहुत सीधा और सरल था। उस जमाने में ना साहित्य की दुनिया में ब्रज भाषा का सिक्का चलता था। उससे बहुत कोमल, मीठी और कविता के लिए बेहतरीन माना जाता था। और उसके सामने खड़ी बोली, उसे तो लोग थोड़ा कह सकते हैं कि गवारू या अक्खड़ समझते थे। पर किसे पता था कि यही सीधी और सपाट बोली आगे चलकर आधुनिक गद्य यानी प्रोस की जबान बनने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि एक आम बोलचाल की बोली साहित्य के इतने ऊंचे सिंहासन तक पहुंची कैसे? चलिए इसके इस कमाल के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये सफर शुरू हुआ सदियों पहले, 14वीं सदी में, जब अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और कविताओं में इसका इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। 19वीं सदी की शुरुआत में 4 बड़े लेखकों ने इसे गद्य के लिए एक मजबूत जमीन दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे घर घर पहुंचाया और फिर 20वीं सदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए इसे वो मानक रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। और देखिए, हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो भी मानते हैं कि छंद छंद वर्णन की महिमा ही खड़ी बोली गद्य की पहली प्रमाणिक रचना है। ये इस बोली के साहित्यिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और ये हैं वो 4 बड़े नाम जिन्हें खड़ी बोली गद्य की समझिए कि बुनियाद का पत्थर कहा जा सकता है। लल्लू लाल जी, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा और पहली बार खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल किया। सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां, जिनकी रानी केतकी की कहानी उस दौर की बोलचाल की हिंदी का एक शानदार नमूना है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वो मोड़ जहां एक ही बोली से इस उपमहाद्वीप की 2 सबसे बड़ी जुबानों का जन्म हुआ। इसे भाषा का महान विभाजन भी कह सकते हैं। सोचिए, बुनियाद एक, लेकिन रास्ते 2 बन गए। एक ही नदी से 2 बड़ी बड़ी धाराएं फूट निकलीं। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, दोनों का आधार, दोनों की जड़ एक ही है, खड़ी बोली। फर्क कहाँ आया? शब्दों के चुनाव में। हिंदी ने अपनी शब्दावली के लिए संस्कृत को चुना, तो उर्दू ने फारसी और अरबी के शब्दों को अपनाया। इसी तरह हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ और उर्दू के लिए फारसी नस्तालिक लिपि का। मतलब जरा सोचिए इस बात को, एक मामूली सी क्षेत्रीय बोली में इतनी ताकत थी कि उसने 2 इतनी बड़ी, इतनी साहित्यिक और इतनी अहम जबानों को जन्म दे दिया।
ये भाषा का सच में एक अद्भुत सफर है। तो आखिर में खड़ी बोली की ये कहानी सिर्फ एक बोली की नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी है। ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान के बनने की कहानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। मतलब अपनी भाषा की तरक्की ही हर तरक्की की जड़ है। खड़ी बोली का एक मानक भाषा बनना इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि भाषाएं कैसे जन्म लेती हैं और कैसे उनका विकास होता है। दूसरी बात ये कि समाज और राजनीति का भाषा पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये हमें हिंदी और उर्दू की साझा विरासत की भी याद दिलाती है। और सबसे जरूरी बात ये हमें बताती है कि आज की कोई भी बड़ी मानक भाषा कभी न कभी एक छोटी सी स्थानीय बोली ही थी। एक बात तो तय है, भाषा कभी रुकती नहीं। वो एक बहती नदी की तरह है, हमेशा बदलती रहती है। खड़ी बोली की कहानी तो अतीत की थी, तो एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी आज की हिंदी का भविष्य क्या होगा? आज से 100-200 साल बाद ये क्या रूप लेगी? सोचिएगा जरूर।